Okay, so let's begin with our today's topic. आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बट थोड़ा इम्पोर्टेंट है. सो द नेम इज अच्छा अच्छा, आप देख पा रहे हो इसे? हाँ सर. अब कल जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, आज कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज और इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज. ठीक है, मतलब अगर हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज होगा, जैसे एक पेपर होता है एकदम थिन. ठीक है, अगर एक थिन ऐसा एकदम बड़ा और इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर लार्ज बहुत बड़ा, अगर एक शीट ऑफ चार्ज होगा कि जिस एक ऐसा शीट है कि जिसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है. ठीक है, तो उस शीट की वजह से, उस शीट ऑफ चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, वो हमें निकालना है. ठीक है, सो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. ठीक है, हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं. ये इवेंचुअली मतलब ये सब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज मतलब एक वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये सब क्या है? दिस इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. ठीक है, हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं. सो ये एक बार कंडीशन या फिर सिचुएशन देख लेते हैं कि क्या दिया है इन्होंने. ठीक है, सो व्हाट वी हैव गिवन. So we have given a plain sheet of charge. अब suppose assume कर लो कि ये एक बहुत बड़ा, एक्चुअली इट्स वेरी लार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है. ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा, ऊपर माइनस प्लस इंफिनिटी को, नीचे माइनस इंफिनिटी को, और आजू बाजू मतलब एक ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा शीट ऑफ चार्ज है कि जिसके ऊपर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, दिस शीट इज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज. ओके, इसके ऊपर मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. Okay, so what is given? So consider an infinitely large, consider an infinitely large plane consider an infinitely large and positively charged plane sheet. ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि कंसिडर एन इनफाइनाइटली लार्ज. सपोज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो भी कोई शीट है, ये एक इनफाइनाइटली लार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है. ठीक है, नाउ व्हाट इज आवर टास्क इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट एट दिस पॉइंट. लेट्स से सपोज हम लोग एज्यूम कर ले कि इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है. ठीक है, सपोज दिस इज अ पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम लेट्स से शीट. ठीक है, सो हम लोगों ने सपोज शीट से अगर आर इतने डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट कंसिडर किया है. ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस होल शीट, ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो अब वही सब स्टोरी वापस हमें दोहरानी पड़ेगी. मतलब क्या कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा,
उस पॉइंट पे पहले हमें उस पॉइंट से पास पास होने वाला एक्चुअली पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, बराबर। गॉसियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस होना चाहिए कि जो सिमेट्रिक हो, ठीक है, इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और एक बात मतलब क्या कि हर पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट या फिर सेम होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये नोटिस करने जैसी है कि गॉसियन सरफेस हमेशा ऐसा बनाओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और जो एरिया वेक्टर होगा वो दोनों एक तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए या फिर एक दूसरे को कोइंसिडेंट होने चाहिए, मतलब पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। So we had to draw a Gaussian surface in such a way that either the electric field vector and the area vector are perpendicular to each other, or making a angle of 90 degree with each other, or they are at 0 degrees angle. मतलब क्या है कि दोनों both are acting along the same line in same direction. Is that okay? ऐसा। तो अभी इस केस में हमें अगर ये जो गॉसियन सरफेस है इस पॉइंट से पास होने वाला वो अगर बनाना है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस होगा ये एक सिलेंडर होगा, ठीक है, हम लोग एक सिलेंडर बना लेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होगा, ठीक है, तो इट्स हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। इतने डिस्टेंस पीछे भी जाते हैं, सपोज ये डिस्टेंस आर है पॉइंट पी तक, तो इतना डिस्टेंस हम लोग पीछे भी जाते हैं, ठीक है। सपोज ये डिस्टेंस भी आ रही है। नाउ सपोज दिस सिलेंडर इज नथिंग बट आवर गॉसियन सरफेस। ये क्या है, ऑब्वियसली ये क्या है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है, दिस इज नॉट इन एक्चुअल एक्चुअली, मतलब इस सच में नहीं हम लोगों ने कुछ बनाया है ऐसा कुछ। हम लोग सिर्फ फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर आवर कैलकुलेशन कन्वीनियंस, हम लोग गॉस लॉ की वजह से ये जो इमेजिनरी या फिर फिक्टिशियस सिलेंडर है ये बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो शीट है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्ट करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, isn't it? ये सब क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ऑब्वियसली पीछे से भी, क्योंकि ये सिर्फ एकदम थीन, मतलब बहुत ज्यादा थीन, उसका मोटाई जो है उसका थिकनेस जो है वो बहुत बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज शीट है, इसका मतलब क्या है कि पीछे से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, बराबर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, ये भी सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे नोटिस करना है। सो जिस पॉइंट पे हमें एक्चुअली ये जो फाइंड करना है, हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं कि सिलेंडर के डायमेंशन क्या होंगे, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। सो हमें पता है कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, उसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। वी डोंट नीड टू कंसिडर द एरिया रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। जो सिलेंडर का जो भी कुछ रेडियस होगा वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को पता चलेगा कि जो रेडियस है सिलेंडर का वो क्यू, वाई वी डोंट नीड टू कंसिडर इट, विल गेट इट शॉर्टेड। तो हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो भी कुछ सिलेंडर है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब ये सिलेंडर का अगर एक स्लाइस कट कर दोगे तो एक सर्कल मिलेगा, और उस सर्कल का जो भी एरिया होगा सपोज हम लोग उसे ए मान लेते हैं, ठीक है। फिल कर देता हूँ पहले। हाँ, okay, so now this is the point at which we have to calculate the electric field.
सो जो भी कुछ इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऑब्वियसली ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इजंट इट. और इसके बाद क्या कि हमें हर पॉइंट पे, हर सरफेस के ऊपर, जो भी गॉसियन सरफेस है उस गॉसियन सरफेस के ऊपर हमें एक फील्ड वेक्टर, एक वेक्टर चाहिए. कौन सा? एरिया वेक्टर हम लोग इसे कहते हैं, बराबर. सो अगर ये एरिया, अगर ए, ये एरिया, ये जो भी कुछ सर्कल दिख रहा है उसका एरिया अगर ए है, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा हम लोग उसे ऑब्वियसली डी ए से रिप्रेजेंट करेंगे. सो डी ए बार इज द एरिया वेक्टर. सो वी आर एबल टू सी दैट बोथ एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दिस पॉइंट इज एक्चुअली पैरेलल टू ईच अदर, या फिर कोइंसिडेंट कह लो, एक ही लाइन के लॉन्ग एक्ट करे, बराबर. और हमें एक इंपॉर्टेंट बात पता है कि जो भी सिलेंडर होता है वो सिलेंडर तीन पार्ट्स में बटा हुआ रहता है, बराबर. वी कैन यू नो डिस्ट्रीब्यूट द सिलेंडर इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स, बराबर. कौन सा? ये देखो, ये एक बेस सरफेस होगा, ये एक बॉटम, और ये अपर सरफेस होगा, बराबर. मतलब ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, और ये जो कर्व सरफेस होगा बीच का, ठीक है, उसे हम लोग तीसरा सरफेस मानते थे, ठीक है. इमेजिन करो कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है. तो इस सिलेंडर को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे? ये देखो, ये एक सरफेस होगा जो उसे हम लोग बॉटम सरफेस कहेंगे, इसको हम लोग अपर सरफेस कहेंगे, और ये जो बाकी का जो कर्व सरफेस है ये एक तीसरा सरफेस बनेगा, बराबर. मतलब क्या हो रहा है अभी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तीन सरफेसेस से बाहर निकल गई. तो देखो, सिलेंडर का ये एक सरफेस है जिसको हम लोग अपर सरफेस बोल रहे हैं, उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है. जो बॉटम सरफेस है उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, और जो अपर सरफेस होगा उससे निकल रहा है कि नहीं, हमें ये देखना है, जो कर्व सरफेस होगा, ठीक है. सो वी कैन फाइंड इट. तो मतलब क्या कि इन जनरल जो टोटल फ्लक्स होगा, जो नेट फ्लक्स होगा, उसको हम लोग सपोज फाइव टी कहते हैं, कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो एडिशन होगा फ्लक्स का, फाइव वन, फाइव टू एंड फाइव थ्री, ठीक है. तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसको, इस सरफेस को हम लोग वन नाम दे देते हैं, इस सरफेस को हम लोग सेकेंड नाम दे देते हैं, और ये जो कर्ड सरफेस है, ठीक है, ये जो कर्ड सरफेस है उसको हम लोग थ्री नाम दे देते हैं, ठीक है. तो मतलब क्या है, तीन सरफेसेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है. हम लोग ये इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, मतलब फाइव वन में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, फाइव टू में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, मतलब एरिया टू में से, और ये जो कर्ड एरिया है उसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है. ये ऐसे तीनों फ्लक्स इंडिविजुअली कैलकुलेट करके हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर. ये और नो, बराबर. तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहले फाइव वन. व्हाट इज फाइव वन? द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया ओनली. मतलब ये जो सर्कल दिख रहा है सिलेंडर का, जो अपर सर्कल है उसमें से पास होने वाला जो कुछ भी एरिया हमें दिया हुआ है उसमें से पास होने वाला हमें फ्लक्स निकालना है. सो ऑब्वियसली दैट फ्लक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी ए बार. जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डी ए से अबाउट व्हाट अबाउट सेकंड. सो इसको इंटीग्रल वन नाम दे दे रहे हैं. मतलब क्या, हमें ये पता चलेगा वन से कि ये जो फ्लक्स है दिस इज एक्चुअली फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया वन. ओके. व्हाट अबाउट फाइव टू? फाइव टू इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया टू, इजंट इट? उसको नाम देते हैं इंटीग्रल ओवर सेकंड एरिया, विच इज नथिंग बट क्या है अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी निकल रहा है इस एरिया में से उसका डॉट डॉट प्रोडक्ट लेना है डी ए वेक्टर से, बराबर. ये हो गया. और हमें फाइव थ्री भी निकालना पड़ेगा, बराबर. सो फाइव थ्री यहाँ पे लिख लो. ओके, फाइव थ्री जो भी होगा वो होगा अगेन इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन होगा जो सरफेस थ्री, मतलब कौन सा सरफेस थ्री, क्या है, ये जो कर्ड सरफेस है उस सिलेंडर का, उसमें से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका. तो अगेन इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दैट सरफेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर ऑफ दैट सरफेस, इजंट इट? अभी यही हमें सॉल्व करना है और उसके बाद हमें गॉस लॉ यूज करना है, इजंट इट? ये सर नो, यहाँ तक समझ में आ रहा है आयशा? हाँ सर। हम्म. तो इतना लिख लो, मुझे एक्चुअली मेरे पास इतनी ही जगह है बाकी का पूरा डेरिवेशन करने के लिए. हम लोग ये रफ नहीं कर सकते. यहाँ तक लिख लिया? जल्दी बताओ.
तो नाउ दिस इंप्लाइज जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा। सो अगेन फाई वन को इवेल्युएट कर दो। फाई वन क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, मतलब सरफेस, जो वन सरफेस फर्स्ट सरफेस अपना ये इतना सर्कल, उससे जो भी फ्लक्स हो रहा है वो निकलना है। सो ई बार डॉट डी ए बार, इसका मतलब क्या है, ई डी ए कॉस थीटा, इजंट इट, ई डी ए दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और डीए वेक्टर है वो कोइंसिडेंट है और दोनों के बीच का एंगल जो है वो जीरो है। तो इस केस में क्या आएगा, ये cos 0 डिग्री, बराबर। प्लस व्हाट अबाउट सेकेंड, जो सेकेंड फ्लक्स है, मतलब जो सेकेंड एरिया, मतलब ये जो एरिया उसमें से पास हो रहा है, तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ई डी ए, वी हैव टू फाइंड डीए वेक्टर। डीए वेक्टर बना देते हैं यहाँ पे, देखो ये जो सरफेस है, डीए वेक्टर क्या होता है, इट्स आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, बराबर ना। सरफेस को परपेंडिकुलर होने वाला जो भी आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है उसको हम लोग डीए वेक्टर बोलते हैं, बराबर। तो अगर ये एरिया ए है तो उसको आउटवर्ड नॉर्मल ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस वेक्टर इज नथिंग बट डीए वेक्टर। हम लोगों को पता है, देखो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आउटवर्ड है और डीए वेक्टर भी आउटवर्ड है, मतलब दोनों भी इसी तरह सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। सो इस केस में भी क्या आएगा, कॉस 0 डिग्री। प्लस जो थर्ड वाला है, मतलब क्या, कि जो इंटीग्रल आएगा थ्रू क्लोज सरफेस। अभी ये कौन सा थर्ड को सरफेस कौन सा, ये जो कर्ड सरफेस सिलेंडर का वो सरफेस है, बराबर। अभी उसको अगर हमने पहले एरिया वेक्टर अगर बनाया तो देखो किसी भी पॉइंट पे जाओ और सरफेस को एक एरिया वेक्टर बनाओ। एरिया वेक्टर कैसा आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर आएगा, देखो क्योंकि सरफेस ऐसा है, देखो सपोज एज्यूम कर लो कि ये जो कर्ड सरफेस है इस सिलेंडर का वो है, तो इसको जो एरिया वेक्टर या फिर नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा, ऑब्वियसली ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है और इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब इस केस में, थर्ड केस में क्या हो रहा है कि जो दोनों के बीच का एंगल जो है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, उन दोनों का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो इस केस में लिख देते हैं ई डी ए कॉस 90 डिग्री, इजंट इट। अभी इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से वैल्यूज पुट कर दो सिर्फ। फाई टी टोटल क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको क्या आएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, कॉस 0 इज 1, दिखा नहीं तो भी चलेगा। अगेन सेकेंड ई इंटू डी ए कॉस 0 इज 1, दिखा नहीं तो भी चलेगा। अब थर्ड केस में क्या आएगा, cos 90 तो जीरो है, cos 90 जीरो है, जीरो इंटू समथिंग इज होल जीरो, मतलब ये थर्ड इंटीग्रल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा, बराबर। ओके, सो हमें ये जो लास्ट स्टेप है ये इसके कंटिन्यू में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ, इसके बाद क्या होगा वो। सो अगेन फाई टी जो टोटल फ्लक्स होगा, तो ये इंटीग्रल हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है, ये तो सिंपल सा इंटीग्रल है। दिस इंटीग्रल इज ओवर एरिया 1 एंड दिस इंटीग्रल इज ओवर एरिया 2। एरिया 3 के ऊपर जो इंटीग्रल था कर्ड सरफेस के ऊपर वो जीरो हो गया, क्योंकि उस केस में, मतलब कर्ड सरफेस के केस में क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, सपोज ये जो कर्ड सरफेस है, मैं एक बार वापस बता रहा हूँ कि जो कर्ड सरफेस है, इस कर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो ऐसे पैरेलल डायरेक्शन में था, ठीक है, मतलब ये आउटवर्ड ऐसे डायरेक्शन में था। बट उस सरफेस के ऊपर जो एरिया वेक्टर था वो ऐसे परपेंडिकुलर बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए और दोनों की वजह से क्या हुआ कि cos 90, मतलब जो एंगल है उन दोनों के बीच का वो जीरो हो गया, मतलब एंगल की वैल्यू cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो हो गई एंड जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, देयरफॉर दैट मेड द थर्ड क्वांटिटी इक्वल टू जीरो। तो अभी हमारे पास ये सिर्फ दोनों इंटीग्रल बचे हुए हैं। अब ये इंटीग्रल को कैलकुलेट करने से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर कांस्टेंट होगा तो बाहर निकाल देंगे, बट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं हमें ये देखना पड़ेगा। तो जो भी कुछ एरिया 1 है, तो देखो ये जो छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा है, अपर सर्कल ऑफ सिलेंडर, ठीक है, मतलब टॉप ऑफ द सिलेंडर। तो इस सरफेस में से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो कांस्टेंट होगा, कैसे, क्योंकि इस सर्कल के ऊपर कौन सा भी अगर पॉइंट तुमने कंसिडर कर लिया आपने, तो वो जो पॉइंट है वो शीट से सेम डिस्टेंस के ऊपर है, आर उतने डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसलिए क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें पता है कि वो आर इतना डिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है, बराबर। परमिटिविटी ऑफ, ऑब्वियसली जो पूरा सिस्टम है ये एक ही मीडियम के अंदर है, तो सिर्फ इस सर्कल के लिए मीडियम तो चेंज नहीं होगा। सो जो भी कुछ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो डिस्टेंस अगर सेम है इस पूरे सर्कल का,
तो इस पूरे सर्कल के ऊपर जो भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कांस्टेंट होगा. एंड सेम अबाउट हियर, अगेन दिस सर्कल इज आल्सो एट a distance of r from sheet, so hence electric field at this circle is also again same. ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालो और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए. अब ये जो डी ए था, डी ए क्या था, इस पॉइंट को कवर करने वाला और इस पॉइंट के आजू बाजू का छोटा सा एक एरिया. ठीक है, अभी अगर हमने इस पूरे सर्कल के ऊपर सारे ऐसे छोटे छोटे एरिया अगर कलेक्ट कर लिए तो हमें क्या मिलेगा, इस पूरे सर्कल का एरिया हमें मिल गया बराबर. और हमने क्या एज्यूम किया है कि इस पूरे सर्कल का एरिया जो भी है वो ए है बराबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर जो भी होगा वो ए होगा. सो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई इंटू ए प्लस सेम अबाउट दिस केस, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा. और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, अगर इस पॉइंट पे से हम लोगों ने एकदम छोटे छोटे सारे एरियाज अगर कलेक्ट कर लिए तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा इस सर्कल का. और ये जो सर्कल का एरिया हमने एज्यूम कर लिया है कि वो ए है बराबर. तो दिस इज नथिंग बट e into a again. So both ea plus ea we got 2e into a बराबर. बट व्हाट टू डू नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, एल्गोरिदम एकदम सिंपल है. जो हर स्टोरी हम लोग सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन परफॉर्म कर रहे हैं. हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं पॉइंट से पास होने वाला. उस गॉसियन सरफेस को बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस में से पास होने वाला, गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला वो निकलते, जो कि हमें मिल गया अभी बराबर. सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. गॉस लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी होगा सर गॉसियन सरफेस के लिए वो निकालते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं. तो पहले अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अभी हम लोग यूज करेंगे गॉस लॉ. सो बाय गॉस लॉ जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला वो कितना होगा, क्यू इनसाइड, जो भी चार्ज होगा इनसाइड उसके गॉसियन सरफेस के अंदर, दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ऑब्वियसली बराबर. बट एक बात बताओ, अभी हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था कि ये जो शीट है, ये जो प्लेन शीट है, 2 डायमेंशनल शीट है, वो पेपर जैसा है, वो इनफाइनेटली लार्ज है. ठीक है, इनफाइनेटली मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है, कुछ ज्यादा है. ये ऊपर इंफिनिटी की ओर जा रहा है, नीचे माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहा है, आजू बाजू हर तरफ इंफिनिटी की ओर जा रहा है बराबर. ये कुछ ज्यादा ही बड़ा इनफाइनेटली लार्ज प्लेन शीट है. अभी ये पॉजिटिवली चार्ज है, बट अगर ये शीट अगर इनफाइनेटली लार्ज हुआ तो हमें पता है कि इस पे कितना चार्ज है बराबर ना. वी कांट एक्चुअली कैलकुलेट द चार्ज ऑन इट. तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, इस केस में हम लोग करेंगे डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी. सिग्मा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर. चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब क्या कि एक एरिया में कितना चार्ज है उसको हम लोग कहते हैं चार्ज डेंसिटी. तो ये फैक्टर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो अभी क्या करेगा, करने का है कि जो क्यू इनसाइड है, अभी देखो ये जो पूरा सिलेंडर देखो और एक्चुअल क्या हो रहा है इमेजिन करने की कोशिश करो. हमारे पास एकदम ऐसी पतली सी एक प्लेन शीट है चार्ज की. ठीक है, शीट ऑफ चार्ज. और उसको तो उसमें से ये जो सिलेंडर है वो से पास हो रहा है. ठीक है, हम लोगों ने बिठा दिया उस सिलेंडर को. तो सिलेंडर का सिर्फ इतना ही पार्ट, ये जो पार्ट है सिलेंडर का जो उस शीट को कट कर रहा है, उतना ही पार्ट सिलेंडर के अंदर चार्ज है बराबर. क्योंकि यहाँ पे ये जो आजू बाजू का जो पार्ट है सिलेंडर का उसमें चार्ज तो नहीं है. क्यों, क्योंकि वो शीट के कांटेक्ट में नहीं है. जितना सिलेंडर का जितना पार्ट शीट के कांटेक्ट में होगा उतने ही पार्ट पे क्या होगा, चार्ज होगा. सो क्यू इनसाइड क्या आएगा, क्यू इनसाइड इज नथिंग बट द चार्ज ऑन दिस एरिया. मतलब ये जो छोटा सा पार्ट है, सर्कल है शीट का, सिलेंडर का, जो कि शीट के कांटेक्ट में, उस एरिया में जितना भी चार्ज होगा वो टोटल चार्ज होगा सिलेंडर के अंदर बराबर. सो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि क्यू चार्ज इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, वी विल एज्यूम दैट क्यू चार्ज इज प्रेजेंट हियर. ओके, और सिग्मा का यूज करते हैं, मतलब क्या कि क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया. इसका भी एरिया सेम होगा क्योंकि ये सर्कल एरिया ए, इसका एरिया ए, और सिलेंडर जो भी अपना सिमेट्रिक सिलेंडर है, मतलब क्या कि हर पार्ट पे, सिलेंडर के हर पार्ट पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो सेम होगा. सो यहाँ पे भी एरिया जो भी इस सर्कल का वो ए होगा.
तो क्यू अपॉन ए इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, सिग्मा मिल गया, बराबर। सो इससे हम लोग सिग्मा की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू ए। तो इसको हम लोग क्यू के अलावा हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है कि देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम लोग राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। कर दो इक्वेट, क्या आएगा, 2e इंटू ए इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म्स कैंसिल हो गए, और क्या बचा, ई की वैल्यू बची। ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, बोलो। एवरीवन, समझा सर। सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज नोट करने से पहले यहाँ पे ध्यान दो, जो है मतलब इसमें ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पी पे, उसमें और बाकी के हम लोगों ने जो रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले उसमें क्या डिफरेंस है। तो इस केस में देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। देखो इसमें आर कहीं पे दिख रहा है क्या, इस फॉर्मूला में आर है ही नहीं। इसका मतलब क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे, शीट से हर पॉइंट पे सेम ही है। मतलब क्या, कि सपोज ये पूरा शीट है, तुम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या फिर यहाँ पे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, किसी भी डिस्टेंस पे निकालो, डिस्टेंस कुछ भी हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस केस में, दैट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। ये लिख लिया क्या आप लोगों ने, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट इन दिस केस। देखो हम लोग ने फॉर्मूला क्या लिखा था, फॉर्मूला क्या है हमारा, डिराइव हुआ सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा इज नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, और 2 और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक शीट से जो भी कुछ चार्ज शीट होगा, उनसे डिस्टेंस एक्चुअली मैटर ही नहीं करता। मतलब क्या, कि अगर शीट यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एक शीट रख दो, चार्ज शीट अगर यहाँ पे रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, या फिर यहाँ पे निकालो, या फिर यहाँ पे निकालो, ठीक है, यहाँ पे निकालो। सो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा सेम ही होगा, कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब जो इलेक्ट्रिक शीट होगा, सॉरी जो चार्ज शीट होगा, जो प्लेन शीट होगा,
वो बहुत ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, दैट मस्ट बी लार्ज इनफ। अब ये लार्ज मतलब क्या, या फिर इनफाइनेटली लार्ज मतलब क्या, क्या डिफरेंस होगा? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले ये होगी नोटिस करने वाली, कि जो भी इंफिनिटी होता है ना, इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक्चुअली एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इट्स अ रिलेटिव थिंग। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी देखो हम लोग जैसे, अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को मैं, कि जब ट्रैवल करते हैं हम लोग, सपोज बस से या फिर ट्रेन से कभी ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग क्या है कि कभी कभी ऐसे माउंटेन दिखाई देते रास्ते पे, बराबर, जो अगर गांव का अगर एरिया हो या फिर हिली एरिया हो, तो हम लोगों को ऐसे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स दिखाई देते हैं। अगर ऐसा एज्यूम कर लो कि ये जो माउंटेन है, एक कोई पर्टिकुलर माउंटेन होगा, वो अगर हमारी बस से अगर बहुत दूर है, मतलब ठीक है, समझ एज्यूम कर लो कि वो जो हम लोग हाईवे पे बस से जा रहे हैं और सामने एक माउंटेन दिखाई दे रहा है, वो एक 5-10 किलोमीटर दूर होगा शायद, ठीक है, 5 किलोमीटर दूर है, इतना अज्यूम कर लो। सो वो हमें क्या होता है कि वो बहुत छोटा दिखाई देता है वो माउंटेन, बराबर, क्योंकि वो दैट डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस इज लार्ज इनफ, इजंट इट? बट अगर हम उसी माउंटेन के बहुत पास चले गए, मतलब एकदम माउंटेन के नीचे ही खड़े हो गए जाके, सो वो माउंटेन हम लोगों को बहुत बड़ा दिखाई देता है। वो उल्टा हम लोग एक ही विजन में उस पूरे माउंटेन को कवर ही नहीं कर सकते, बराबर। वो माउंटेन को ज्यादा ही, मतलब क्या, ही द माउंटेन एक्ट्स लाइक इंफिनिटी टू अस, बराबर। वो जो माउंटेन का जो भी साइज होता है, उस केस में हमारे लिए क्या होता है कि इंफिनिटी होता है, बराबर। बट अगर हम लोग दूर चले आए तो वही माउंटेन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीटी ले लो, ठीक है, इफ देयर इज एन एंट ऑन दिस टाइल, ठीक है, अगर इस टाइल के ऊपर मैंने अगर एंट रख दिया है, कोई चीटी रख दी, तो क्या हो जाएगा कि उस चीटी के लिए जो पूरा सरफेस है ना, ये बहुत बड़ा सरफेस हो जाएगा, ठीक ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटी है, ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम है, isn't it? So that is the thing कि कंसिडरिंग ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो नोट है, ये तभी वैलिड होगा कि जब शीट का और जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसका डिस्टेंस रिलेटिवली कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द शीट। अगर शीट कुछ ज्यादा ही बड़ा है, सपोज एज्यूम कर लो कि शीट जो है वो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर इतना बड़ा है, और अगर हम उससे मतलब हार्डली 10-20 मीटर के डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, तो इस केस में ये पॉइंट वैलिड होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक जो शीट है, जो चार्ज शीट है, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द शीट। Isn't it? Are you getting? समझ में आ रहा है कि सबको? एवरीवन? भाई इज दैट ओके? हाँ सर। यस सर। मैं लिख लेता हूँ इसे, और इसे भी एक पॉइंट नोट कर लो। विद द अबव पॉइंट इज वैलिड only when the distance between, इसका मतलब बिटवीन, हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन के लिए। सो द अबव पॉइंट इज वैलिड ओनली व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन शीट एंड पॉइंट इज स्मॉल इनफ, एज स्मॉल इनफ relative to size of plane sheet। जो भी प्लेन शीट है उसके साइज के कंपैरिजन में और इसके साइज के रिलेटिव में जो डिस्टेंस होना चाहिए पॉइंट का और शीट का, वो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, तभी ये जो पॉइंट है ये वैलिड है, ऊपर का पॉइंट। हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो।
जो फॉर्मूला है कभी भूलना मत, ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला, और दिस फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। कल जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, लैम्बडा अपॉन 2 पाई r एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, बराबर, ये फॉर्मूला, और जो परसों स्पेरिकल के केस में जो फॉर्मूला डिराइव किया था, नहीं वो कल ही किया था। तो ये दोनों फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द 3 मेजर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इज दैट ओके? सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन, हेलो, हाँ सर। कोई डाउट है क्या? मीत, राजीव, एनी डाउट? नो सर। ओके, एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ एकदम इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको हम लोग सॉल्व कर ट्राई करते हैं। सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? एवरीवन, तो क्या दिया है कि कंसीडर पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो मैंने अब तक डायग्राम दी नहीं, ठीक है, डायग्राम देने के बाद में पॉइंट्स दूंगा, और आप लोगों का टास्क है उस उन पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द शीट्स। सपोज दिस इज शीट 1, इसको हम लोग S1 नाम देते हैं, दिस इज शीट 2, इसको हम लोग S2 नाम देते हैं।
उन लोगों ने क्या दिया है, ये जो दोनों शीट्स है एक दूसरे को पैरेलल है और थोड़े से स्मॉल डिस्टेंस से हम लोगों ने उन्हें सेपरेट किया है। रिमेंबर दिस टू शीट्स आर इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी शीट्स है, हम लोग सिर्फ उसे छोटा दिखाई दे रहे बनाया है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स दिए, ठीक है। एक जो पॉइंट है उसको हम लोग, ये जो 3 पॉइंट्स है इस पॉइंट को हम लोग ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी नाम देते हैं और इस पॉइंट को हम लोग सी नाम देते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। बी पॉइंट जो है वो दोनों के सेंटर में है बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट जो है वो S1 के लेफ्ट साइड में है और सी पॉइंट जो है वो S2 के लेफ्ट साइड में है। और क्या दिया है उन्होंने, जो S1 शीट है वो पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ठीक है। S1 जो भी शीट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और S2 शीट जो है सेकेंड शीट वो निगेटिवली चार्ज है। तो हाँ, दोनों का चार्ज डेंसिटी दिया है सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ओके। उसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो कि बोथ S1, ऐसा करो, चार्ज डेंसिटी ऑफ S1 इज सिग्मा एंड ऑफ S2 is minus sigma. Is that okay? ध्यान दो फिर. So as we know, first let us say that E1 is the electric field due to S1, ठीक है. E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू S1 और E2 is the electric field due to S2. जो S1 शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा उसको E1 नाम देते हैं और जो E2 होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा S2 शीट की वजह से, ठीक है. अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, ठीक है. सो ड्यू टू शीट S1 जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ए के ऊपर इस शीट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे होता है, बराबर. सो इस डायरेक्शन में E1 होगा, बराबर, वेक्टर E1. और इसी पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, ड्यू टू शीट S2 जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स E2 S2 होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी कुछ होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है, इजंट इट. सो ये था डायरेक्शन ऑफ E2, ओके. इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे जाएगा इस डायरेक्शन में राइट की ओर और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है. मतलब पॉइंट बी पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब दोनों की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सेम डायरेक्शन में जा रही है, ओके. और पॉइंट सी पे क्या हो रहा है, अगेन पॉइंट सी पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, अवे, सिंस पॉजिटिव चार्ज, सो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा. और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से वो टुवर्ड्स द चार्ज जाएगा, बराबर, टुवर्ड्स द शीट जाएगा. अब हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने है, कितना होगा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन रहने देते हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट पहले बात ये थी कि जो था, ये जो एग्जांपल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट है, बराबर. ये यहाँ पे प्लेन शीट दी है हमें और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. सो हमने अभी अभी जस्ट पिछले डेरिवेशन में ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, बराबर. ये इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस है, ठीक है. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस. मतलब क्या कि इस पॉजिटिवली चार्ज शीट की वजह से तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो या फिर यहाँ पे निकालो, किसी भी पॉइंट पे निकालो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा सेम ही होगा. मतलब E1 जो है वो हमेशा सेम होगा, बराबर. और सेम अबाउट दिस शीट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो या फिर इस पॉइंट पे निकालो, कौन से भी पॉइंट पे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा. हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है. बट हम लोग जब मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, वी डोंट कंसिडर द साइंस, वी ओनली कंसिडर पॉजिटिव क्वांटिटी, इजंट इट. सो इस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब E1 और E2 ये दोनों तो सेम ही हो गए, बराबर, क्योंकि जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बाकी तो सब सेम ही है. देखो मैग्नीट्यूड भी, चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है. देखो यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे माइनस सिग्मा है, बस साइन अपोजिट है. अगर हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लिया, सो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सिग्मा.
सो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। सो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो इस केस में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए के ऊपर कितना आया, 0 आया। पॉइंट सी के ऊपर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 क्या होगा, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S2 क्या होगा, इस डायरेक्शन में। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम इन मैग्नीट्यूड as we know here but opposite in direction, therefore again they will cancel each other। therefore इस केस में भी क्या आया, पॉइंट सी के ऊपर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आ गया। अब बस पॉइंट बी के ऊपर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि देखो E1 इस डायरेक्शन में जा रहा है और E2 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब क्या कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्चुअली वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई रिजल्टेंट, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ये क्या होगा, E1 प्लस E2 दोनों को ऐड कर देंगे। बट E1 प्लस E2 दोनों तो सेम ही है। सो ये क्या आएगा, E1 का फॉर्मूला देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी मैग्नीट्यूड E2 का क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कंसीडर वी आर कंसीडर रिमेंबर दिस, वी आर कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, यहाँ पे इसलिए माइनस नहीं दिया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे, डायरेक्शन नहीं। सो ये क्या आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। सबको समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक, एवरीवन? हेलो? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि ये हम लोगों को कैपेसिटर की ओर लेके जा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और हमें स्टडी भी करना है। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो क्या होता है एक्चुअली। अच्छा ये लिख लो तो आप लोग, ये लिख लिया क्या? देखो अभी ये केस में हम लोगों ने जो स्टडी किया था ना, ये यही कॉन्सेप्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पीछे का। ठीक है, सो देखो हमारे पास क्या था कि 2 शीट दिया था हमें, बराबर, वी हैड 2 शीट्स। बराबर, हम लोग के पास 2 शीट्स था, एक शीट पे पॉजिटिव चार्ज था सब कुछ, और एक शीट पे निगेटिव चार्ज था, बराबर। अब दोनों शीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो देखो हम लोगों ने देखा अभी जस्ट कि दोनों शीट की वजह से जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, मतलब क्या कि शीट S1 के इस साइड में जो कोई भी अगर पॉइंट कंसिडर किया तो इस पॉइंट पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और इसी भी S2 के केस में भी अगर शीट S2 अगर हमने कंसिडर किया तो शीट S2 के भी इस साइड में कोई से भी पॉइंट पे अगर तुम लोग जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा 0 होगा। मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली कि जो दोनों पैरेलल प्लेट है, मतलब ये दोनों शीट जो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको बाहर जाने ही नहीं दे रहे। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये इन दोनों के बीच में ही है सिर्फ। ठीक है, सो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, दे आर एक्चुअली स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इजंट इट। वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रख रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को बाहर नहीं निकलने दे रहे, बराबर। हम लोगों ने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो वो क्या हो गया, वो 0 आ गया था, बराबर। हम लोगों ने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, वो 0 हो गया था। इसका मतलब क्या कि ये दोनों शीट ऐसे एक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव शीट नेगेटिव शीट टुगेदर, दे आर एक्टिंग इन सच वे दैट दे आर एक्चुअली स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या कर रहे हैं, अपने बीच की जो भी जगह है ना, इस जगह के अंदर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रख रहे हैं। मतलब जो भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन, बोलो। यस सर। हाँ, तो अभी देखो इस केस में एक्चुअली ना क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, सो जैसे ये एक एग्जांपल था, वैसा एक क्वेश्चन आ सकता है, ये आ चुका था एक्चुअली। अब एक और क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक और क्वेश्चन ऐसे आ सकता है इसके एक्सटेंशन में कि सपोज आप लोगों को अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोला, तो आप लोगों ने कर दिया कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था
इन दोनों के बीच में, वो क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड कर लिया इस पॉइंट पे दोनों के बीच में, बराबर। हाँ, अब ये लोग क्या करेंगे, इनमें भी ऐसा हो सकता है कि इसी पॉइंट पे ये लोग एक चार्ज रख दें, ठीक है। सपोज इस पॉइंट पे प्लस क्यू नाम का एक चार्ज रख दिया, और वो लोग क्या बोलेंगे कि फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज, दे विल आस्क यू द फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो आप लोग फाइंड कर सकते हो, हमने ये देखा है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज आ गया, तो वो चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बराबर। और वो फोर्स क्या होता है, दैट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर, isn't it? हाँ, ये एक हो सकता है। या फिर वो लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इस चार्ज का मास दे दे आपको, या फिर इस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन बोल दे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन रख दिया है, एंड फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ दैट चार्ज। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक प्रोटॉन रख दिया इन लोगों ने, और वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ दिस चार्ज। तो आप लोगों का टास्क क्या होगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना जो कि आ गया है, उसके यूज करके फोर्स फाइंड करना जो कि अभी आ गया है, और फिर फोर्स का यूज करके आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना होगा यूजिंग न्यूटन्स लॉ। एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। आपको मास पता है इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का, उसको डिवाइड कर दो, फोर्स को डिवाइड कर दो उस मास से, आपको एक्सीलरेशन समझ में आ गया। समझ में आ रहा है एवरीवन? हेलो? यस सर। तो ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ जो भी कुछ सीखा है ना आपने, वो सीख अप्लाई करना है, ठीक है। अब वो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी कर रहे हैं और न्यूटन्स लॉ आ गया यहाँ पे, बराबर। बट वो फिर आपको अगर पता नहीं होता तो आप लोग ये फाइंड नहीं कर सकते थे, मतलब आप यहाँ तक आ गए कि 80% 85% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, बट जस्ट बिकॉज यू डिडंट नो द न्यूटन्स लॉ आप लोग 100% क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। राजीव, मीत, आयशा, इधर ओके? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एनी डाउट्स, कुछ डाउट है क्या? ओके लुक, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार कि ये ना अभी फिलहाल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये जो भी कुछ सिखा रहा हूँ मैं, आप लोगों को एटलीस्ट एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। आई नो वी आर नॉट एक्चुअली एबल टू मतलब लर्न एग्जैक्टली, मतलब जो 100% हम लोग जैसे क्लास में स्टडी करते हैं फेस टू फेस होके, वो वैसे नहीं कर पा रहे, मुझे पता है अभी फिलहाल। बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा हमें कोई ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ा नेटवर्क इशू होता है, मुझे पता है। और ऑब्वियसली आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे, तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि समझा है कि नहीं। तो फिलहाल आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना है कि जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट वो घर पे रिवाइज करो, एक बार स्टडी करके देखो। टेक्स्ट बुक आप लोगों के पास है? यस और नो? 12th का टेक्स्ट बुक है कि नहीं? हाँ है सर। हाँ सर, है सर। है ना? हाँ, सो एक काम करो मैं, जो डेरिवेशन है ना वो 12th के टेक्स्ट बुक में सब एक बार पढ़ लेना, ठीक है। या फिर नोट्स होगा तो नोट्स में से पढ़ लेना। देखो, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट नोट करके नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉसिबल नहीं इतने छोटे से स्पेस में, ठीक है। सो मैं आप लोगों को सिर्फ मैथमेटिकल लिखा के दे रहा हूँ। अभी ये आप लोगों का काम है, टास्क है कि घर पे जो भी नोट्स होगा, टेक्स्ट बुक होगा, उसमें से अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेना, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। बट ये कब होगा पता है क्या, कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो आज आपको याद है, और आज ही थोड़ी देर बाद आप शाम तक पढ़ ले रहे हो। नहीं तो क्या हो जाएगा कि आज मैं अगर कोई डेरिवेशन पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, और आप लोग 2 दिन बाद अगर पढ़ोगे ना, तो तब तो कोई आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो भूल जाओगे। उससे क्या हो जाएगा कि डेरिवेशन आसान होके भी एक दो पॉइंट की वजह से सिर्फ आप समझ में नहीं पाओगे, ठीक है। सो यू जस्ट गो विद द डेरिवेशंस, और जो भी कुछ डाउट होगा ना वो आप पूछ लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये डेरिवेशन अच्छे से समझा नहीं है, आप वापस लो। सो आई विल अगेन रीटीच इट। इज दैट ओके? क्या सर? एवरीवन समझ में आ रहा है क्या? मीत, Yes, sir. राजीव, आयशा? Yes, sir. हाँ सर, समझ गए। सो एक और क्वेश्चन लिखो।
ये भी शायद JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2014 या फिर समथिंग के अराउंड आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, सो सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बोलो। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। लिख लिया? हाँ सर। ओके,
सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, और आप लोगों को ही सॉल्व करना है, ठीक है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, कैसे सॉल्व करना है ये बताऊंगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों को ही सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन एकदम, ठीक है। ये सो क्या दिया है, अ नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज विथ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस d, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज विथ लार्ज सरफेस एरिया और थिकनेस d, मतलब क्या, ये जो d है ना, इसका थिकनेस, इस शीट का थिकनेस जो है ना, वो d दिया है आप लोगों को, ठीक है। मतलब इतना मोटा एक्चुअली वो शीट है, ठीक है। एक नोटबुक कैसा होता है, एक शीट ने क्या नोटबुक कैसे होता है कि जो थोड़ा सा थिक होता है, बराबर, एक शीट ही है, मतलब वो लंबा होता है बट वो थिक होता है, जैसे एक नोटबुक या फिर टेक्स्ट बुक, उसी तरह ये कंसिडर किया है, ठीक है। हाँ, हैविंग द चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो ये ऑब्वियसली एक्चुअली थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या कि हम लोग जो भी चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है, कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर वन डायमेंशनल, मतलब वायर भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, what we have to do, we have to find the electric field at a point p at a distance of r from central plane. So हम लोग ऐसे assume कर लेते हैं कि ये जो है ना, ये इसका सेंट्रल प्लेन है, ठीक है, मतलब जो जो प्लेन उसके सेंटर में से पास हो रहा है, ठीक है। सो सपोज दिस इज द प्लेन विच इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द सेंटर, okay. So what is our task? Our task is to find the electric field at a distance of, let's say, r, ठीक है। ये जो भी कुछ डिस्टेंस होगा, ये r डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसको हम लोग ओपन कर देते, थोड़ा सा ऐसा एज्यूम कर देते हैं, हाँ। सो ये जो भी डिस्टेंस होगा r डिस्टेंस पे, इसके अंदर ही है, ठीक है, शीट के अंदर ही है, मतलब जो भी डिस्टेंस होगा वो शीट के अंदर ही है, मतलब जो भी पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो इस मोटे शीट के अंदर का ही पॉइंट है, जो कि r इतने डिस्टेंस पे है सेंट्रल शीट में से, ठीक है, ये जो सेंटर का जो शीट है उससे, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात मतलब क्या कि ये जो शीट है ये नॉन कंडक्टिंग शीट है अभी, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग शीट जो होता है तो इसके सरफेस पे चार्ज नहीं है, ठीक है, अभी चार्ज जो भी है ये इसके अंदर है, इस शीट के अंदर है। सो ये जो भी कुछ बॉक्स टाइप शीट बन रहा है ना, सो इस शीट के अंदर एक्चुअली चार्ज अभी प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे सब हर जगह। सो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, आप लोग नेगेटिव भी ले सकते हो, बट पॉजिटिव का हमें आदत हो गया है अभी। सो पॉजिटिव चार्ज ये शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है। अगेन लेट मी टेल यू, नॉन कंडक्टिंग इसका मतलब क्या कि इसके सरफेस के ऊपर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज है, ठीक है, द चार्ज इज एक्चुअली रोमिंग इनसाइड इट। हाँ, सो आप लोगों को अगर ये थोड़ा इमेजिन नहीं हो रहा है ना, तो मैं वापस एक टू डायमेंशनली बनाता हूँ कि सपोज ये वो शीट है बहुत बड़ा, से हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि सामने से देख रहे हैं, तो सामने से देखेंगे तो हमें टू डायमेंशनल दिखेगा ये, ठीक है। सो ये एक सा मोटा सा शीट हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये इसी डायग्राम का टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सो इसका थिकनेस जो भी कुछ होगा वो d है, और इसका सेंट्रल प्लेन, सपोज ये इसका सेंट्रल प्लेन है, ठीक है, ओके। सो ये जो भी कुछ दिख रहा है, ये लाइन नहीं, एक्चुअली ऐसे एज्यूम कर लो कि ये सेंट्रल प्लेन है, मतलब ये ऐसे सामने अंदर जा रहा है, ठीक है। सो ये सेंट्रल प्लेन है, और हमें टास्क दिया हुआ है कि सेंट्रल प्लेन से आर इतने डिस्टेंस पे, आर इतने डिस्टेंस पे अगर ये पॉइंट पी है, तो सेंट्रल प्लेन से आर इतने डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और जो भी कुछ चार्जेस है ना, ये चार्जेस सारे इसके अंदर ऐसे घूम रहे हैं इधर उधर। सो मतलब ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इसलिए इसके अंदर है सारे चार्जेस। इज दैट ओके नाउ एवरीवन? हेलो, हेलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, अभी अच्छे से ध्यान दो, सबसे इम्पोर्टेंट कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक 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 इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो शीट है ना, ये सच में इतना मोटा नहीं है, ठीक है, मतलब ये हमने जूम इन करके बनाया है। ये एक्चुअली शीट देखो, ये एकदम बहुत ज्यादा पतला सा शीट है, ठीक है, मतलब ऐसे एज्यूम कर लो कि ये इतना ही ऐसा ऐसा पतला शीट है ये। ऐसे इतना पतला शीट है एक्चुअली, बट हम लोगों ने क्या किया है कि सिर्फ समझना है इसलिए हमने इसे जूम इन करके रखा है, ठीक है। हाँ, अब इसे सॉल्व कैसे करना है? सो ऑब्वियसली गॉस लॉ का यूज करके हमें सॉल्व करना है, क्यों? क्योंकि एक क्लोज्ड सरफेस दिया है जिसमें चार्ज है, और एक पॉइंट दिया है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, गॉस लॉ यूज करना है। अगेन
हमेशा कोई भी लॉ यूज करने से पहले, कोई भी रिजल्ट यूज करने से पहले एक बात याद रखना, एक बात जान लेना कि वहां पे वो रिजल्ट यूज हो सकता है कि नहीं। क्योंकि गॉस लॉ, ये जो भी कुछ रिजल्ट होता है, ये जो भी कुछ रिजल्ट मतलब लॉ है, ये हम लोग कुछ ही केसेस में अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अगर जो भी कुछ सरफेस दिया होगा वो अगर क्लोज होगा, या फिर एटलीस्ट हम लोग उसके अराउंड एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बना पा रहे होंगे कि जो सिमेट्रिक हो, तभी हम लोग गॉस लॉ यूज करते हैं। और गॉसियन सरफेस भी ऐसा बनाना पड़ता है कि गॉसियन सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात मतलब क्या, कि हर सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा, वो एरिया वेक्टर और उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, वो एक तो 90 डिग्रीज पे चाहिए या फिर 0 डिग्रीज पे चाहिए। पिछले जो भी एग्जांपल्स हमने देखे, जो भी डेरिवेशन हमने देखे, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं कि उसमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्रीज का एंगल बना रहा है एरिया वेक्टर के साथ, या फिर 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, बराबर। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अभी इसको मैं कैसे सॉल्व करना है आपको बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अराउंड आपको एक गॉसियन सरफेस पहले कंसीडर करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस ऑब्वियसली इस केस में क्या बनेगा, सिलेंडर ही बना सकते हैं। ठीक है, सो एक ऐसे ही कर लो कि अगर ये डिस्टेंस आर राइट साइड में ना, तो उतना ही डिस्टेंस आर लेफ्ट साइड में ले लो। ठीक है, उतना ही डिस्टेंस एक लेफ्ट साइड में ले लो, क्योंकि जो भी कुछ सिलेंडर हमें बनाना है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, सो इस पॉइंट से पास होने वाला एक सिलेंडर बना लो छोटा सा, इस शीट के अंदर ही। ठीक है, इस शीट के अंदर ही हमने क्या बनाया, एक छोटा सा सिलेंडर बनाया। तो कोई मुझे बता सकता है कि इस सिलेंडर का लेंथ कितना होगा, लेंथ या फिर हाइट, एनीवन? मीत, राजीव, अभय, आयशा, Yes, sir. कोई मुझे बता सकता है कि इस सिलेंडर का लेंथ कितना होगा। सपोज मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान दो आप लोगों को, कि सपोज ये पॉइंट पी का डिस्टेंस इस सेंट्रल प्लेन में से आर है, तो हम लोगों ने उतना ही डिस्टेंस आर पीछे की ओर खिसका दिया है। ठीक है, सो ये आर और ये आर डिस्टेंस, और इस पॉइंट से पास होने वाला हम लोगों ने एक सिमेट्रिकल ऐसा सिलेंडर बनाया हुआ है। सो ऑब्वियसली इस सिलेंडर का ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा, 2R. 2r, बराबर। ये आर और ये आर करके 2r ऐसा इस सिलेंडर का लेंथ होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हमें क्या करना है कि सिंपली इस गॉसियन सिलेंडर के ऊपर गॉस लॉ निकालना है, गॉस लॉ बनाना है। सो अभी हमें जैसे हमें पता है ऑलरेडी कि जो सिलेंडर होता है, पिछले डेरिवेशन के हिसाब से, मतलब हमेशा हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखो, ये एक सरफेस, ये एक उसका फेस, और ये कर्ड वाला तीसरा फेस, बराबर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके केस में ये इस डायरेक्शन में होगा, इसके केस में जिस डायरेक्शन में होगा, और इस केस में जो एरिया वेक्टर है वो अपर डायरेक्शन में होगा, बराबर। सो जो भी एंगल्स बन रहे हैं, जो भी cos 90 वाले हैं वो 0 बन जाएंगे, बराबर। और जो भी जो 90 वाले नहीं है वो cos 0, मतलब जो भी, या फिर तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला बिकॉज वी नो द फॉर्मूला, इजंट इट? सो ये ऐसा करके आप लोग एग्जांपल ट्राई करो, एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, यू हैव टू ट्राई दिस एग्जांपल, इट्स अ वेरी इजी एग्जांपल। सिर्फ जैसे एक काम करो, ये एग्जांपल सॉल्व करने से पहले अभी के अभी ये ऐसा के ऐसा एग्जांपल लिख लो फिलहाल। ये एग्जांपल सॉल्व करने से पहले जो हमने आज फर्स्ट डेरिवेशन जो हमने स्टडी किया है ना, पहले उसको स्टडी करो। वो अच्छे से अगर समझ में आ गया तो आप लोग ये एग्जांपल एकदम परफेक्टली सॉल्व कर दोगे। इज दैट ओके एवरीवन?